नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहचान कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और अभी आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिस ट्रांस सिस्टम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सिस और ट्रांस का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिस किसे बोला जाएगा। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे कि सिस किसे बोला जाएगा। लिखिए इसमें, सिस क्या होगा? सेम पेयर ऑफ एटम्स आर ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ RRS का क्या मतलब होगा? RRS का मतलब होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के अगर सेम साइड में सेम पेयर एटम या ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस। ठीक है, इसी का अपोजिट होगा ट्रांस। तो ट्रांस के बारे में लिखिए, इसमें क्या कहेंगे? सेम पेयर ऑफ एटम्स आर ग्रुप प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ RRS। ठीक है, तो अगर सेम पेयर सेम साइड में RRS के मौजूद होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सिस, और सेम पेयर अपोजिट साइड प्रेजेंट होगा, अपोजिट साइड उपस्थित होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? ये ट्रांस। नोट करिए इसे आप लोग। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों एक कंपाउंड है, जैसे देखिए आप ये RRS हुआ हमारा, ये सिस्टम क्या हुआ? RRS है, और इसके एक तरफ है, ये देखिए सेम पेयर या सेम एटम्स आर ग्रुप जो होगा ये एक पेयर है, CH3 एक पेयर है, सेम एटम या ग्रुप है जो कि इस RRS के अपोजिट साइड में, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो क्या होगा? अगर अपोजिट साइड में होगा तो क्या होगा? ये ट्रांस होगा। ठीक, चलिए तो ये हुआ ट्रांस। सिस कैसे बनेगा इसका? जब ये दोनों सेम साइड में हो जाएं। ये देखिए CH3 ये RRS के जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है इसके दोनों सेम साइड में आ गए, एक ही साइड में हैं, तो ये हुआ, ये कंपाउंड है सिस। अच्छा, एक बात ये कि आप चाहे जिसको देख लीजिए, चाहे मेथिल को देख सकते हैं, चाहे तो आप हाइड्रोजन को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है? अपोजिट साइड में है, तो इसका मतलब ट्रांस। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, यहाँ ये वाला, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये हुआ सिस। ठीक है, चलिए आप लोग एक कंपाउंड का नाम बताइए, मैं लिख रहा हूँ। जैसे देखिए COOH, और ये नाम क्या होगा इसका बताइए, इसका क्या नाम होगा बताइए। और एक कंपाउंड ये है, ये COOH, यहाँ पे मैं अपोजिट कर दे रहा हूँ दोनों
कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो देखिए इसमें से एक मैलिक एसिड है और एक है फ्यूमरिक एसिड। बताइए आप, मैं नाम बता दिया हूँ, एक है मैलिक एसिड और एक है फ्यूमरिक एसिड। तो आप बताइए क्या होगा, ये कौन सा मैलिक होगा और कौन सा फ्यूमरिक होगा। तो देखिए जिसमें OH इस RRS के अपोजिट साइड में है, COOH, ये होगा फ्यूमरिक एसिड। नाम इसका आप याद रखिए, नाम क्या है इसका, फ्यूमरिक एसिड, और इसका नाम है मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड में क्या है, RRS का COOH ग्रुप दोनों सेम साइड में है। ठीक, तो अगर ये सेम साइड में है तो ये क्या हुआ, सिस, और ये हुआ ट्रांस। नोट करिए। पिछला जो भी हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते रहिए। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो अगला वाला पढ़ते चलेंगे और पिछला वाला भूलते चलेंगे। चलिए अब आप एक कंपाउंड का नाम बताइए, नाम नहीं बताइए किस से कि ट्रांस है। ये है मेथिल और ये है, ये भी लगा है, ये मेथिल है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए बताइए ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है क्या नाम है इसका। देखिए इसको बोलते हैं वेज, जो सॉलिड लाइन है इसको बोलते हैं वेज, और ये जो ब्रोकन लाइन है इसको बोलते हैं डैश। वेज का मतलब होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब जो देखने वाला है, यानी कि आपसे आपकी तरफ, और ये डैश लाइन है ये क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, यानी कि आपसे दूर होता है। तो क्या है, मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर, अब यहाँ पर देखिए, अच्छा एक बात यहाँ पर एक गड़बड़ लिखा गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इसको रहने देते हैं, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मेथिल अप पे लगा है, अप लगा है, और ये मेथिल लगा है डाउन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अप अप का कंडीशन हो या डाउन डाउन का कंडीशन हो तो क्या होगा, ये तो ये सिस होगा। ठीक है, और अगर डाउन डाउन कंडीशन नहीं, एक ठीक है, एक डाउन पे लगा हो और दूसरा अप पे लगा हो, या एक अप पे लगा हो दूसरा डाउन पे लगा हो, तब यहाँ पर होगा ट्रांस। ठीक है, तब देखिए एक अप पे है और दूसरा डाउन पे है, तो ये अप पे एक लगा है, एक दूसरा डाउन पे लगा है, तो ये तो हो जाएगा ट्रांस। इसी प्रकार जो आपको ये कंपाउंड है, अगर दोनों डैश पे हो, यानी कि डैश डैश पे हो, डैश डैश पे, या दोनों जो ग्रुप या एटम होगा जो वेज वेज पे लगा हो, तो ये क्या होगा, ये सिस होगा। अगर एक वेज पे लगा है और दूसरा डैश पे लगा है, या कह सकते हैं कि एक डैश पे लगा हो और दूसरा वेज पे लगा हो, तो ये कंडीशन में क्या होगा, ये कंपाउंड, ये होगा ट्रांस। तो देखिए यहाँ पर मेथिल ग्रुप एक वेज पे लगा है और एक डैश पे लगा है, एक वेज पे लगा है, एक डैश पे लगा है, तो क्या होगा, ट्रांस होगा। यानी कि ये भी जो हमारा गिवन कंपाउंड है क्या है, यह है हमारा ट्रांस कंपाउंड। नोट करिए आप सभी लोग। चलिए ठीक है,
ये है सिस ट्रांस सिस्टम। आगे हम लोग पढ़ेंगे इजेड सिस्टम। तो चलिए इसको हटाते हैं और आप नोट कीजिए ई एंड जेड सिस्टम। इजेड क्या होता है भाई? इजेड होता है इफ स्टैंड्स फॉर एंटी एंटीजन और जेड स्टैंड्स फॉर जूसामेन। ठीक है, एंटीजन और जूसामेन। एंटीजन का मतलब ही होता है सेम साइड, माफ कीजिएगा, जूसामेन का मतलब होता है सेम साइड और एंटीजन का मतलब होता है अपोजिट साइड। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड आ गया, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये और ये मान लीजिए ब्रोमीन है। ठीक है, अब याद रखिए कि इस सिस्टम में हम लोग सिस ट्रांस नहीं देखेंगे। इस सिस्टम में हम लोग सिस ट्रांस नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? सिस ट्रांस नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ई है कि जेड है। ठीक है, आखिर पहले से इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, यहाँ पर सेम पेयर ऑफ एटम्स आर ग्रुप होता था ना, और ट्रांस में भी सेम पेयर ऑफ एटम्स आर ग्रुप है। यहाँ क्या सेम है? क्या यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट है। ठीक, जब चारों ग्रुप डिफरेंट होगा तब वहाँ पे हम लोग सिस ट्रांस नहीं देखेंगे, तब क्या देखेंगे? ई एंड जेड देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हमको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, एक हायर प्रायोरिटी और एक लोअर प्रायोरिटी, और इसके लिए हमको CIP रूल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये समझिए कि अगर हायर प्रायोरिटी सेम साइड होंगे, हायर प्रायोरिटी सेम साइड होंगे तो क्या होगा? सेम साइड होगा तो क्या होगा? जेड होगा। और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड होंगे, हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होंगे? अपोजिट साइड, तो ये होगा ई। अब मैंने आपको हायर प्रायोरिटी मान के बताया है, आप लोअर प्रायोरिटी से भी देख सकते हैं कि अगर लोअर प्रायोरिटी सेम होगा तो भी जेड हो जाएगा, या लोअर प्रायोरिटी अपोजिट साइड होगा तो भी क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे हम अगर देखें, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, थोड़ा तेज़ी से नोट करिए आप लोग। तो देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में ये देखें कि ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है। देखिए ये हायर प्रायोरिटी होगा, इसमें एक लोअर प्रायोरिटी। अभी आप ये ध्यान नहीं देंगे कि हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी क्या है, उसके लिए हम लोग सीख जाएंगे। बड़ा छोटा सा एक रूल है CIP रूल, उसको हम जान जाएंगे। लेकिन बात ये यहाँ पर यह है कि हायर प्रायोरिटी कहाँ पर है? सेम साइड, तो ये क्या होगा? जेड होगा। या तो कह लीजिए कि लोअर प्रायोरिटी सेम साइड है, तब पर भी जेड होगा। ठीक है, और अगर हायर प्रायोरिटी कहाँ पर हो? अपोजिट साइड पे हो। ठीक है, या तो हायर प्रायोरिटी कहाँ पर हो? अपोजिट साइड पे, तो यहाँ पर ये क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन ई हो जाएगा ना। अब देखिए IUPAC के अनुसार यहाँ पर हम लोग सिस ट्रांस नहीं कर सकते हैं। सिस ट्रांस कहाँ करते थे? जहाँ पर सेम ग्रुप आते थे, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ RRS या सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ऑफ RRS। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, चारों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ई और जेड सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस ट्रांस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। अब देखिए हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए एक रूल दिया गया, इसका नाम है CIP रूल। CIP रूल, देखिए जो CIP रूल है ये 3 साइंटिस्टों ने दिया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया CIP रूल। इसका नाम है CIP स्टैंड्स फॉर, ये देखिए C क्या होता है? C कॉन, I स्टैंड फॉर इंगोल्ड एंड P स्टैंड फॉर प्रीलॉग।
ये 3 साइंटिस्ट का नाम है, कॉन, इंगोल्ड और प्रिलॉग, और इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इस CIP रूल को रख दिया गया। इसका नाम ही CIP रूल हो गया। ये 3 साइंटिस्ट ने ये रूल दिया था, ठीक है। तो उनके ऑनर में इस रूल का नाम रख दिया गया CIP रूल। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, तो देखिए फर्स्ट रूल ये कहता है कि प्रायोरिटी हम उसको अधिक देंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। हम उसको प्रायोरिटी अधिक देंगे जिसका एटॉमिक नंबर अधिक होगा। किसका एटॉमिक नंबर, उस एटम का एटॉमिक नंबर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, अच्छा इसके पहले वाले में था, हाँ। अब यहाँ पर देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। और यहाँ से देखिए 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक फ्लोरीन लगा हुआ है और एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो हम हायर प्रायोरिटी उसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर अधिक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर अधिक है, क्लोरीन का, तो इसको हम देंगे हायर प्रायोरिटी। तो एक को हायर प्रायोरिटी देंगे, दूसरा लोअर प्रायोरिटी अपने आप हो गया, है ना। इसमें भी आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो इसको देंगे हायर प्रायोरिटी। आप देख रहे हैं कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप का कहाँ आ गया, सेम साइड ऑफ RRS है, तो ये होगा हमारा जेड। ये जेड सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपाउंड रहा जेड। तो वही हम कह रहे हैं कि प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब सपोज कीजिए कि अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तब क्या करेंगे। अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाएगा तब हम लोग फॉलो करेंगे एटॉमिक मास को। इसी को बोलते हैं आइसोटोप रूल, ठीक है। जैसे आप सपोज कीजिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ लगा दिया हाइड्रोजन, एक तरफ ड्यूटेरियम, और यहाँ पर एक है कोई ग्रुप लगा दीजिए, मान लीजिए मेथिल ग्रुप है, और यहाँ पर कोई NH2 ग्रुप है, ठीक है। ये एक हमारा कंपाउंड है। आप यहाँ पर तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर इससे छोटा है, तो यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बड़ा है, तो हायर प्रायोरिटी दे देंगे इस NH2 ग्रुप को, है ना। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए एक हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। ये दोनों का एटॉमिक नंबर सेम आ गया। अब क्या किया जाए, तो अब हम लोग डिसाइड करेंगे एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक मास आपको पता है इसका 2 होता है और इसका हाइड्रोजन का 1 होता है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2, तो इसको हायर प्रायोरिटी देंगे। देखिए हायर प्रायोरिटी दोनों क्या हैं, अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हम इसको लिख रहे हैं कि प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, ठीक है। नोट करिए आप लोग। देखिए चीज़ें बहुत सरल है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे पूरा सरल है, रिवीजन करेंगे तो सरल है, अदरवाइज़ फिर यही चीज़ें आगे चलकर प्रॉब्लम दे जाती हैं।
ये आइसोटोप, पहले हम क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर, उसके बाद देखेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए अगला हम लोग, अगर मान लीजिए कि हम लोग पहले देखें एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर देखिए हम लोग एटॉमिक नंबर्स कर लिए, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर सपोज कीजिए कि सेम आ गया तो हम लोग एटॉमिक मास से कर लिए। फिर क्या देख रहे हैं, एटॉमिक मास। अगर सपोज कीजिए कि एटॉमिक मास भी सेम आ जाए तब क्या देखेंगे, तब के लिए देखेंगे नेक्स्ट एटम। तो उसी के लिए कह रहे हैं, ये तीसरा रूल है नेक्स्ट एटम रूल। नेक्स्ट एटम रूल क्या होता है, ये रूल नेक्स्ट एटम रूल क्या होता है कि देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसको पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर लगा है एथिल, ये मेथिल है और यहाँ अटैच्ड है एथिल, ठीक, और यहाँ पे है CH2 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 CH CH3 CH3। अब देखिए कैसे डिसाइड होगा कि कैसे नेक्स्ट एटम रूल कैसे काम करता है। देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, इससे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp2 है, ये sp2 है, यहाँ भी sp2 है। अब देखिए इससे दो कार्बन अटैच्ड है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। दोनों कार्बन का तो एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास भी सेम है, कार्बन 12 दोनों हैं, कुछ नहीं दिया तो कार्बन 12 मानेंगे। तो क्या करें, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एटम पे। अब डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस कार्बन से अब कौन कौन अटैच्ड है। अब देखिए इस कार्बन से यहाँ पे क्या अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और इस कार्बन से क्या अटैच्ड है, इस कार्बन से ध्यान देंगे कि 2 तो हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक ये कार्बन इसी कार्बन से अटैच्ड है। तो उसको हम लोग एटॉमिक नंबर के घटते क्रम में लिख लेंगे, यानी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, देखिए यही 2 हाइड्रोजन और एक ये वाला कार्बन, ठीक है। अब आप देखिए कि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ रहा है, ये देखिए हाइड्रोजन है, ये देखिए कार्बन, पहला ही डिफरेंस आ गया कि ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो हम लोग इसको देंगे हायर प्रायोरिटी, ठीक है। ये रूल हम तभी लगाएंगे जब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट फेल करेगा, यानी कि हम नेक्स्ट एटम तभी देखेंगे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए इससे इस sp2 से कौन जुड़ा है, कार्बन, इस sp2 से भी कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से एक कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं। और इस कार्बन से देखिए क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, यानी कि 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन। अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, तो एक कार्बन दोनों सेम आ गया, ये देखिए हाइड्रोजन है और ये देखिए क्या है, कार्बन है। तो कार्बन का ये डिफरेंस आ गया कि नहीं। अब जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम लोग हायर प्रायोरिटी देंगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ये रहा हायर प्रायोरिटी। तो देख रहे हैं हायर प्रायोरिटी दोनों कहाँ पर है, सेम साइड है, तो ये होगा क्या होगा, जेड, ये होगा जेड, ठीक है। ठीक है, अगर कुछ लिखना हो तो आप लिख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट एटम रूल में, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम with the carbon is, if atomic number of directly attached यहाँ पर attached है, directly attached
atom with the carbon is same, then consider next atom, and see first point of difference, आपको पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना होगा। नोट करिए आप इसे। हो गया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। जैसे सपोज कीजिए, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। ये है CH3, ये है CH3I, ये है CH2, यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। Br, ये है CH2, CH3। बताइए, आप जल्दी सॉल्व करके बताइए कि सिस है कि, माफ़ कीजिएगा, सिस ट्रांस तो इसमें देखेंगे नहीं, ये ई है कि जेड है, बताइए जल्दी से। तो चलिए पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब आगे वीडियो देखिएगा और हम लोग मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए sp2 से डायरेक्टली अटैच दोनों क्या हैं, कार्बन है, दोनों क्या हैं, कार्बन है। अब देखिएगा ये CH2I है, कॉन्फ़िगरेशन ये गलत हो जाएगा, अदरवाइज ये CH2I। अब देखिए दोनों कार्बन है कि नहीं, हाँ भाई दोनों कार्बन है। अब क्या देखेंगे, तो देखिए कि इससे अटैच्ड कौन है, यानी कि नेक्स्ट एटम रूल लगाइए। ये देखिए एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन से, और यहाँ पर एक कार्बन 1 आयोडीन और 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ऑब्वियसली आयोडीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे ये हायर प्रायोरिटी है, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन से, देखिए कार्बन से कार्बन, अब देखिए दोनों CH2 हैं, ठीक है, दोनों CH2 हैं। अब क्या करें, हम देखेंगे नेक्स्ट एटम क्या देखना है, इससे देखिए। अब एक बार एक सिरे से देखते चलिए कि इससे अटैच्ड एक कार्बन है और इस कार्बन से अटैच्ड 2 हाइड्रोजन, तो लिख लीजिए एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से एक कार्बन, इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो ये लीजिए, हो गया कि नहीं, दोनों हमारा कंपाउंड सेम आया है। अब देखिए अब नेक्स्ट एटम क्या आ गया, सेम आ गया। अब देखेंगे उसका नेक्स्ट एटम, तो इससे अटैच्ड ये तो सेम आ गया, देखिए दोनों जगह सेम आ गया। अब देखिए कि इससे कौन कौन अटैच्ड है, अगले वाले कार्बन से, तो नेक्स्ट एटम का अगला आइटम देखिए, तो एक कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, यानी कि CCH। और इससे क्या अटैच्ड है, यहाँ पर देखिए एक कार्बन से एक ब्रोमीन अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन, 1 नहीं 2 हाइड्रोजन, ठीक। तो कार्बन में और ब्रोमीन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, ब्रोमीन का, तो ये हो गया हायर प्रायोरिटी। देखिए हायर प्रायोरिटी कहाँ पर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए और चौथा रूल देखने के बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अपना नोट्स को बार बार आप रिवाइज कीजिए। मैं देखिए बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ कि रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4,
क्या है रूल नंबर 4 क्या है? मल्टीपल बॉन्ड रूल। मल्टीपल बॉन्ड रूल, ठीक। मल्टीपल बॉन्ड रूल क्या है? अब देखिए वही है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर मल्टीपल बॉन्ड अटैच हो तब क्या करें? तो देखिए ये लिख रहे हैं कि इफ मल्टीपल बॉन्ड इज अटैच्ड विथ, if multiple bond is attached with sp2 hybridized carbon atom, then consider as follows। तब क्या करेंगे? देखिए जैसे मान लीजिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर आ जाए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH और यह CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आ जाए C डबल ट्रिपल बॉन्ड N और ये आ जाए CHO, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, मल्टीपल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तब क्या करेंगे? तब आप बस थोड़ा सा धैर्य रखें, ये एकदम सरल है। देखिए इसको मैं इस तरफ बता रहा हूँ। जैसे देखिए अगर ये CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये और एक है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक है C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ये डबल बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब आप यूँ समझिए कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो दिया है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका मतलब 2 कार्बन से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका मतलब 3 कार्बन से जुड़ा है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि पहले आप एटम को लिख लीजिए, लिख लिए ना। अब देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो इसको सिंगल करने के लिए आप क्या करेंगे? ये डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको आप एक हाइपोथेटिकल मान लीजिए कि ये कार्बन इसी से अटैच्ड है ना। इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा है, तो मान लीजिए इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप मान सकते हैं। और यहाँ पे एकदम सेम एज आप पहले लिख लीजिए C सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे देखिए C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो ट्रिपल को एक तो कार्बन मैंने जोड़ दिया, 2 और कार्बन होगा, तो देखिए एक कार्बन और ये 2 कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है। और उसी तरीके से इससे भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये जुड़ा है, तो ये लीजिए, ठीक है। एकदम सेम एज इसको हम यहाँ बनाते हैं। कार्बन से कितना बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा है? 3, तो देखिए कार्बन सिंगल नाइट्रोजन बनाए और 2 नाइट्रोजन और बनाए। एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन से 3 कार्बन, तो एक जुड़ा है, आप 2 और बना लो, ठीक है कि नहीं। सेम एज इसको भी देखिए C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ठीक। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो एक बनाया हुआ हूँ, एक को मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। याद रखिए जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं, और ये IUPAC के अनुसार मान रहे हैं, अपने मन से नहीं मान रहे हैं, ठीक है। और इसी ऑक्सीजन से 2 कार्बन है, तो एक जुड़ा हुआ है, एक देखिए और कार्बन जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ से क्या है कि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो हम नेक्स्ट एटम देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट एटम क्या है? ये डबल बॉन्ड कार्बन है, तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब 2 कार्बन, एक कार्बन तो डबल बॉन्ड जुड़ा है तो 2 कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जुड़ा है, तो ये क्या होगा?
एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए सेम सेम, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यानी कि ये हायर प्रायोरिटी होगा, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन से कितने नाइट्रोजन जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक डायरेक्टली मानिए कि ये 3 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, ऑक्सीजन का। तो ये हो गया हायर प्रायोरिटी, यानी कि ये क्या हो गया, हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट इन सेम साइड ऑफ RRS, ये हो गया जेड। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और क्वेश्चन, ये CIP रूल बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे जब RS नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, रेक्टस सिनिस्टर नॉमेनक्लेचर, वहाँ पर भी हम इसको पढ़ेंगे, और आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, आइसोमेरिज्म में ये बहुत यूज होता है। अगर आपको नहीं आता है तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर जिनको नहीं समझ पाए दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझाने की, और मुझे आशा भी है कि आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और नोट्स आप बनाते रहिए, ठीक। थैंक यू।